स्टूडेंट्स ने सब सीखी है, तो हम लोग इसके आगे भी डिस्कस करते हैं। 7 तक हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, 7 का और वाला क्वेश्चन रह गया है, तो उसको डिस्कस कर ले। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक फोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, और उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भाई जो है गार्बेज का बिल्कुल पहाड़ टाइप बना रहता है, वैसे हम लोग अपने लाइफ में देख ही रहे होते हैं रोड के किनारे। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। गार्बेज यानी कूड़े कचरे का जो पाइल्स बना होता है, मार्ग लगा होता है, ये बहुत बड़ा एकदम इशू है। ठीक है, जिसको कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट डे द टीचर आल्सो डिस्कस, मतलब एक जहाँ पे कचरे का ढेर था, वहां से गाड़ी वगैरह रोड पे चल रही थी, तो कचरे का ढेर जो है पूरा कचरा उस गाड़ी पे गिर गया, तो गाड़ी वगैरह का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये जो घटना हुई, तो इस घटना को टीचर्स ने भी स्टडी किया और स्टडी करके अपने स्टूडेंट्स के बीच में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रेज किए। तो नेक्स्ट डे द टीचर आल्सो डिस्कस्ड this issue and asked the student to find out the solution to the problem of garbage। तो टीचर्स जो है इस तरह के इशू को स्टूडेंट के बीच में डिस्कस किए और उनसे उन्होंने आस्क किया कि भाई इस तरह की गार्बेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन टीचर ने बच्चों से पूछा, ए सजेस्ट एनी वन मेथड टू मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। कोई एक तरीका बताइए जिससे कि जो गार्बेज इतना इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, हमारी वजह से, उसका क्या एक जो है वो मेजर्स, ठीक है, तो उसका क्या एक अच्छा मेथड हो सकता है जिससे कि हम लोग ये गार्बेज का जो है ना इतना पाइल्स ना बने। तो स्टूडेंट्स बोले कि भाई हम लोगों को सबसे पहले इसका आंसर ये होना चाहिए, हम लोगों को अपनी जो जरूरत है, जो हम नीड्स है, उसको थोड़ा कम करना होगा। ठीक है, कम करना होगा और हम लोगों को कोशिश करना होगा कि सारा चीज जो है ना इको फ्रेंडली, हम लोग वैसे चीजों का यूज करें जो कि नेचर फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्रिएट होने, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हम लोगों के प्रयास से क्रिएट ही ना हो। ठीक है, मतलब हम लोग वैसे चीजों का यूज बहुत ज्यादा ना करें जो कि नेचर में हार्मफुल सब्सटेंस के तौर पर लंबे समय तक नेचर में रहने वाला है। ठीक है, एक ये। सेकंड है, एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन वी डू टू जनरेट द लीस्ट गार्बेज। हम लोग इंडिविजुअल है तो सबसे पहले हम लोग का प्रयास तो यही रहेगा कि लीस्ट गार्बेज कैसे प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले लीस्ट गार्बेज प्रोड्यूस होने के लिए जो सबसे पहले आप 2-3 तरीके को जानेंगे। किसी भी चीज का रीयूज करें, है ना, लगातार उस चीज को यूज करें, पुराना हो गया हो तो भी यूज करें, उसका रिसाइकलिंग करके उसका यूज करें। दूसरा, अपनी जरूरतों को कम करें, रिड्यूस, अपनी जरूरतों को कम करें और खासकर वैसी चीजों का जैसे कि प्लास्टिक का हो गया, जैसे कि थर्मोकोल हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, तो इन सारी चीजों को अपने लाइफ से बिल्कुल हम लोग इरेज कर दें। जैसे मार्केट जाते हो तो फिर पॉलीथीन वगैरह ना ले, जूट का बैग लेकर खुद से जाए, कपड़े का बैग लेकर खुद से जाए। ठीक है, तो जब हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे, इनका यूज ही अपनी लाइफ में नहीं रखेंगे, तो फिर ये फ्यूचर में गार्बेज के फॉर्म में पाइल बनेगा ही नहीं। ठीक है, गार्बेज के फॉर्म में नेचर को पॉल्यूट करेगा ही नहीं। ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी का हम लोग को देखना है, सेक्शन बी, सेक्शन बी का देखना है। सेक्शन बी का 8 का ए, देखिए इसमें भी मॉडल पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे जो है ना एक डमी टाइप बना हुआ है एमपीटी का, और इसमें कह रहा है कि व्हिच एलिमेंट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2। तो आपको पता होना चाहिए कि दो ग्रुप के एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो ग्रुप 2, ठीक है, एक तो ग्रुप नंबर जिसका 2 है, इनका भी वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा, इनका वैलेंसी 2 होगा। लेकिन आपको याद होगा कि ये आपके मेटल के ग्रुप है। ठीक है, और एक है ग्रुप नंबर 16, इनका भी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, लेकिन ये क्या होगा, नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि which element is a metal with valency। मेटल कौन सा है, मेटल है और वैलेंसी 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बी आते हैं। बी क्वेश्चन क्या रहा है कि which element is least reactive। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वही ऐसे ही एलिमेंट होंगे जिनका की ग्रुप क्या होगा, जिनका ग्रुप नंबर क्या होगा 18, जो कि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट होंगे वो होंगे लीस्ट
लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उनका लास्ट ऑर्बिट जो होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। देखते हैं आउट ऑफ डी एंड ई व्हिच एलिमेंट हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। स्मॉलर एटॉमिक रेडियस होगा किसका, यानी जो साइज होगा वो डी का बड़ा होगा किससे, ई से। यानी ई का जो साइज है, ई जो एलिमेंट का एटम है इसका साइज जो है वो डी से छोटा होगा, यानी ई जो होगा वो स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि ई के पास जो होता है हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो जिस एलिमेंट के एटम के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसके एटम का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। 9 का ए, लिस्ट 2 रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फिर से वही क्वेश्चन कि आखिर 2 ऐसा रीजन बताइए कि कार्बन इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है। तो बस 2 रीजन एक बिल्कुल याद रखना है। एक हो गया टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन का वैलेंसी होता है 4, और दूसरा हो गया कैटेनेशन, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, वन कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच, साइक्लिक फॉर्म etc। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एटम इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हम लोग देख लें। 9 का बी देख लेते हैं। बी कह रहा है गिव रीजन व्हाई द कार्बन एटम्स। ठीक है, अब कह रहा है कि गिव रीजन देना। फर्स्ट, जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट, यानी कार्बन कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट एमपी वो लो होता है। क्यों होता है लो भाई? तो एमपी एंड डीपी यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होने के पीछे रीजन है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब दो एटम के बीच में, तभी मॉलिक्यूल बना ना, या फिर बहुत सारे एटम के बीच में, है ना, उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होता है? वीक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है? इज कंपैरेटिवली वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कंपैरेटिवली वीक होता है। इस कारण से थोड़ा सा भी हीट देंगे ना तो वो बहुत कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट करना शुरू कर जाएगा और बॉयल करना शुरू हो जाएगा। सेकंड, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। और जो कार्बन का जो कंपाउंड है वो मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि आयनिक जो कंपाउंड्स है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं करता है। वो जो आयनिक कंपाउंड्स है वो भी मॉल्टेन या फ्यूज स्टेट या सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, और इसी तरह तो वो तो आयनिक कंपाउंड तो करेगा, क्योंकि जब मॉल्टेन फॉर्म में आता है तो आयनिक कंपाउंड्स के पास फ्री आयंस होते हैं। लेकिन जो कार्बन कंपाउंड है, जो कार्बन एलिमेंट है, वो सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड के पास फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जब आयंस होंगे ही नहीं फ्री तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, चाहे वो मॉल्टेन कंडीशन में ही क्यों ना हो। चलिए इससे और वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इससे और वाला भी है 9 का। और भी कह रहा है कि देखिए भाई एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, ये है C3H6O। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग जज कर लेते हैं ना। एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो है इसका, देखिए यही दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक जो फंक्शनल ग्रुप हो गया वो किसका हो गया? कीटोन का। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है? दूसरा इसमें आपको जो हो सकता है वो एल्डिहाइड का हो सकता है। ये हो गया।
ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है, हम लोग इसको पहचान गए, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम, इनका स्ट्रक्चर तो हमने लिख दिया, नेम लिख देते हैं, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन और इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया, काम आसान है। भी कर लेते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन दिस टू, इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए भाई दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है, एक के पास फंक्शनल ग्रुप कैसा है कीटोन का है और दूसरे के पास एल्डिहाइड का है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, तो ये हो गया इनके बीच में साइंटिफिक रिलेशन क्या हो गया। तो हम लोग को पता है आइसोमर्स का डेफिनेशन, यानी द केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर फार्मूला या डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो वैसे ही केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स कहेंगे। तो बोथ आर आइसोमर्स, बोथ आर आइसोमर्स हो गया ये रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन अ बायोलॉजी क्लास टीचर्स एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स दैट इन ह्यूमन देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बर्थ। ये जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है ये है, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन। इसमें टीचर कह रहे हैं स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे तो उस ऑफस्प्रिंग में 50% बॉय के होने का चांस होता है, 50% गर्ल्स के होने का चांस होता है। इसको आपको बताना है, जस्टिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स 3 मार्क्स का है, तो आपको टोटल बेसिस पे लैंग्वेज लिखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मेल होते हैं, मेल के पास जो क्रोमोसोम होगा ह्यूमन बीइंग्स में, नॉर्मल सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उनके गैमेट के पास कितना होगा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा हर ट्रेट का, ठीक है। इसको जरा हम सॉल्व कर ले। बहुत आसान है ये, हम लोग देख लेते हैं, बाकी का लैंग्वेज आप लिख देंगे कि मैं आपको बताया हुआ हूं लैंग्वेज के बारे में। देखिए जो मेल के पास जो, मैं आपको कुछ पहले समझा देता हूं, मेल का जो गैमेट होगा, ठीक है, उसके पास जो होंगे, देखिए तो आपको मैं बताया हुआ हूं कि क्रोमोसोम जो होगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 44 जो है उनको ऑटोजोम्स कहा जाता है, वो कभी भी ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेगा, ठीक है। और जो बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स हो गए यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उनको कहते हैं एलोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। जनरली जो फ्यूचर में जो भी बेबी होना है वो उनका सेक्स क्या होगा यानी उनका जेंडर क्या होगा, वो बॉय होंगे या गर्ल होंगे, वो डिसाइड करेगा यही सेक्स क्रोमोसोम्स यानी एलोजोम्स। तो फीमेल जो होती है, ह्यूमन फीमेल जो होती है, उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों आइडेंटिकल होता है, XX होता है, ठीक है। तो वो 2 सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे यदि उनको कहा जाए तो ह्यूमन फीमेल जो है वो होमोजाइगस होंगी, वो एक ही टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे 22+X, है ना। जबकि मेल जो होगा, मेल के सेक्स क्रोमोसोम में नोटिस किया जाए, ठीक है, तो मेल का जो गैमेट होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो वो होगा XY, ठीक है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। तो मेल जब भी गैमेट का फॉर्मेशन करेगा तो वो गैमेट होगा 22+X हो सकता है या फिर 22+Y हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं, आप जानते हैं, ठीक है, कि एक बार इजाकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल यानी मेल गैमेट रिलीज होते हैं, ठीक है, और कोई भी मेल गैमेट किस मतलब ओवम के साथ फ्यूज कर सकता है। तो चूंकि इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं ना, ये तो बस नेचर डिसाइड करेगा, तो इस कारण से परसेंटेज जो होती है वो 50-50 ही रहता है, क्योंकि 2 ही टाइप्स के मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो एक या तो बॉय और एक या तो गर्ल। देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे, देखिए ध्यान से। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये 10 का सॉल्यूशन हो गया। इसमें देखिए यदि कोई मेल है तो 44+XY इनके पास होगा नॉर्मल सेल में, ये हो गया मेल। मेल एक्चुअली जो होता है डोनर होता है, इस तरह से सिंबल दे देंगे, इनको क्रॉस करवाया गया 44+XX। और फीमेल जो होती है वो क्या होती है, रेसिपिएंट।
रेसिपिएंट होती है, रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, तो अब देखिए मेल जो होगा वो टू टाइप्स की गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, स्टूडेंट याद रखना है, और जाइगोट जो होगा वो हमेशा डिप्लॉइड होगा। तो इसमें टू टाइप का यानी 22 प्लस x हो सकता है और इसमें 22 प्लस y हो सकता है। यही दो टाइप का गैमेट होगा मेल के केस में। और जो फीमेल होगी वो तो हमेशा एक ही टाइप का गैमेट को रिलीज करेंगी, यानी एक ही तरह का ओवम होगा। आप फ्यूजन देखिए तो यही फ्यूजन होगा ना, प्रोबेबिलिटी भी नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा 44 प्लस xx एंड यहाँ क्या हो जाएगा 44 प्लस xy। कुछ भी दो ही टाइप का ऑफस्प्रिंग बनेंगे नॉर्मल केस में फ्रेंड। वैसे तो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, बहुत सारे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिफ्टन सिंड्रोम, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ हम नॉर्मल केस की बात करेंगे, ये हो गया गर्ल और ये हो गया बॉय। तो 50% की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो इसको आप लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर इस तरह से क्रॉस करवा के प्रॉपर इस तरह से क्रॉस करवा के दिखाएंगे। ये हो गया मेल गैमेट, ठीक है, और ये हो गया फीमेल गैमेट। और मेल एंड फीमेल गैमेट्स सब क्या होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और ये फ्यूजन के बाद जो बन गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिप्लॉइड, ये जाइगोट बना, ये जाइगोट जो है आगे जाकर ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग। ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ के रखेंगे। जब भी ये वीडियो को देखिए आप लोग तो क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से पढ़ लेंगे आप, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को भी आपको आपके लिए पढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखिए सितंबर मंथ, दिसंबर आपको पता है 31 डेज का होता है, नवंबर 30 डेज, नवंबर से पहले आएंगे अक्टूबर 31 डेज का होता है, अक्टूबर से पहले आएंगे तो सितंबर, तो सितंबर 30 डेज का होगा, इसको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि कॉस्ट आपको बताइए कि कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सितंबर मंथ में रन करता है और उसका रेट क्या है। तो रेट है 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर के लिए पे कितना करना पड़ रहा है 6 रुपए। यानी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ए, इसमें 1 किलोवाट आवर, इसको हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, इसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है 6 रुपए। ठीक है, 6 रुपए आपको पे करना होगा, जो कि 6 रुपीस। ठीक है, तो क्या है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका पावर है 1000 वॉट और वो 5 घंटे डेली चलता है, तो सितंबर मंथ में कितना टोटल चलेगा देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए एनर्जी कितना आ गया, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, देखिए सितंबर मंथ में कंज्यूम्ड एनर्जी, पहले सितंबर मंथ में तो 30 दिन होता है, 30 कर दिए हम। ठीक है, इनटू 30 दिन चलेगा। पावर को हमेशा किसमें रखना होता है, पावर को रखना होता है किलोवाट में, और टाइम को किसमें रखना होता है आवर में। ठीक है, तो यानी 30 इनटू 1000 वाट है, जिसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 वाट हो गया, 1 किलोवाट हो गया, और ये 5 आवर दे देंगे, कितने हो गया 150 यूनिट, या फिर इसको कहेंगे किलोवाट आवर 150। ठीक है, 150 यूनिट और किलोवाट आवर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है 150 यूनिट्स हो गए। अब हम लोग उसको इधर सॉल्व कर लें, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना कॉस्ट कितना पे करना होगा, तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो गया रुपीस 6 इनटू 150 यूनिट। देखिए ये 150 यूनिट आ गया है, तो इसके लिए सितंबर मंथ में टोटल कितना पे करना होगा 900 रुपीस आपको पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसका है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वॉट का है और ये 10 आवर्स यानी 10 घंटे डेली ये यूज किए जाते हैं। तो फिर इसमें देखना है हम लोगों को कि इसका क्या होगा, बहुत आसान है। न्यूमेरिकल में मैं आप लोगों को बहुत एक्सपर्ट बना दिया हूं स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल नहीं करना है, न्यूमेरिकल हो कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, इसमें बहुत एक्सपर्ट बना दिया हूं, आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। सेकंड देखते हैं लेवल का बी का सॉल्यूशन, ये देख लेते हैं। तो कि
कितना हो गया एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू कितना हो गया 30 इंटू, तो इधर लिखे हो सकता है उधर नहीं दिखे आप लोगों को, एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू 30 इंटू 400 बाई 1000, ठीक है, इंटू 10, यानी कितने हो गए, ये हो गया आप 120 किलोवाट आवर यानी यूनिट। तो कॉस्ट कितना पे करना होगा, कॉस्ट कितना पे करना होगा रुपीज 6 इंटू 120 यानी रुपीज 720 रुपीज आपको कॉस्ट पे करने होंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, इसमें जो है कुछ डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए इसके बीच में, केबी के बीच में, जैसे कुछ इस तरह से है, और ये ए दे दिया है और ये बी दे दिया है, ये 2 ओम है, ठीक है, ये 6 ओम है एंड ये 3 ओम है, और कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये दोनों जो है वो पैरेलली अरेंज है, क्योंकि यदि यहाँ से करंट I चलेगा तो इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, और यहाँ पे बिजली तो क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो जहाँ पे भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, करंट का डिवीजन हो रहा हो, तो वहाँ आप समझेंगे, बिल्कुल क्या समझेंगे कि ये जो है वो कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड, ये पैरेलली अरेंज है। यहाँ देखिए इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसको कि R1 है, ठीक है, और ये क्या है R2 है और ये है R3, तो R1 इंटू R2, ठीक है, R1 इंटू क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए आपने, बहुत आसान है, 6 इंटू 3 एंड 6 प्लस 3 यानी 18/9 यानी कितना हो गया 2 ओम, इसका आ गया। फिर ये 2 ओम जो है वो, तो R टोटल कितना हो गया R3 प्लस R इक्विवेलेंट, R3 कितना हो गया 2 ओम प्लस ये कितना है 2 ओम यानी टोटल कितना हो गया 4 ओम। बहुत आसान है, इसी में और करके क्वेश्चन है, इसी का और है, इसमें भी इसी तरह से 3 जो है वो रेजिस्टर्स को, जिसका एक का रेजिस्टेंस है 3 ओम, दूसरे का 4 ओम और तीसरे का 5 ओम, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, और कह रहा है कि 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और सीरीज में कनेक्ट करने के साथ साथ उसको जो है वो बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया गया, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट है। तो बहुत आसान है। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कर लें, टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो ये अलजेब्राइक सम होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 ओम आ जाएगा, ठीक है, और इसमें हम लोग करंट निकाल लें, तो करंट इज इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ V अपॉन R टोटल, V कितना है 3 वोल्ट एंड R टोटल कितना है 12 ओम, कितना हो गया करंट 1/4 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो I इंटू R3 यानी 1/4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा 1.25 कितना वोल्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 5 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया 1.25 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 का क्या है ना, थोड़ा बड़ा पैसेज है, इसको मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा आपको समझा दूं। बड़ा पैसेज में यही होता है कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप लोग और मैं इसको जरा पढ़ देता हूँ। देखिए ये जो है
मैं समझ पा रहा हूँ इसमें कह रहा है कि योर मदर ऑलवेज थॉट दैट फ्रूट जूसेस आर वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन. One day she read in the newspaper that some brand of fruit juices in the market have been found to contain certain levels of pesticides in them. She got worried as pesticides are injurious to our health. A. How would you explain to your mother about fruit juices getting contaminated with pesticides? देखिए माँ वैसे अपने बच्चों को हमेशा कहती है कि भाई फ्रूट जूस पीना चाहिए, वो हेल्दी होता है, लेकिन एक बार उन्होंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा कि भाई जो फ्रूट जूस है ना वो कॉन्टामिनेटेड हो चुका है पेस्टिसाइड्स के यूज करने की वजह से. तो चूंकि आप जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप अपने मदर को कैसे से कन्विंस करेंगे, कैसे मदर को अवेयर करेंगे कि भाई सच्चाई क्या है. तो देखिए सबसे पहले मैं बात बताता हूँ. फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जिससे कि उनका क्रॉप जो है, उनका फसल खराब ना हो. तो कहीं ना कहीं उस पेस्टिसाइड्स का कुछ जो अमाउंट है वो फूड में तो आ ही जाएगा, यानी फ्रूट है तो फ्रूट में भी आ जाएगा. ठीक है, तो समझिए कि वो तो कॉन्टामिनेट वैसे भी हो रहा है. फिर फार्मर्स क्या करते हैं, गंदे पानी का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए. तो फिर वहां से भी तो जो कुछ हार्मफुल चीजें हैं वो फूड के माध्यम से जो हम लोगों की बॉडी में है वो एंटर करेगा ही करेगा. तो मतलब हम लोग तो प्रभावित तो हो ही रहे हैं. तभी तो हम लोगों का लाइफ स्पैन इतना कम हो चुका है. पहले जो पुराने समय के जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो बहुत सालों तक जिंदा रहते थे. अभी क्या है 50 साल 60 साल 70 साल मैक्सिमम तक जाएगा. उसके बाद क्यों, क्योंकि भाई लगातार हम लोग फूड के साथ जो है ना थोड़े बहुत अमाउंट में हम लोग हार्मफुल केमिकल्स कंज्यूम करते ही जा रहे हैं. ठीक है, इस कारण से गवर्नमेंट भी और हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि लोगों को अवेयर करें कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो. लेकिन किसान भी क्या करे भाई, अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे कि उनका फसल नुकसान भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुनाफा बेनिफिट कमा पाए. लेकिन इस चक्कर में तो सब कुछ खराब होता जा रहा है. तो इस तरह से आप मदद को कन्विंस करेंगे, ठीक है, कि भाई पेस्टिसाइड का यूज तो फार्मर कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल बाकी खराब है. Second is to be, it is said that when these harmful pesticides enter our body as well as in the bodies of other organisms, they get accumulated. और आपको पता है कि बहुत सारे जो केमिकल्स है वो बॉडी में इंटर करता है, उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है. और कंसंट्रेशन बढ़ने से कहीं ना कहीं वो जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, किसी भी ट्रॉफिक लेवल के जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे वो ह्यूमन बींग्स ही होते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में कंसंट्रेशन काफी बढ़ता चला जाएगा. तो ऑब्वियस है हमारे बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन, पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा, बॉडी का ऑर्गन जो होगा वो खराब हो जाएगा. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. नेम द फेनोमेनन. अच्छा ये बता रहे हैं कि कौन सा फेनोमेनन है. देखिए हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ना, इंडिविजुअल्स के बॉडी में बढ़ना, हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में इसका कंसंट्रेशन रैपिडली मतलब एक्युमुलेट होना हार्मफुल केमिकल्स का, ये प्रोसेस कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन. ये बी का आंसर है बायोमैग्निफिकेशन, या फिर इसको कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया. हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन सी. सेक्शन सी में 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको देखिए ये है कि इफ वी क्रॉस टॉल पी प्लांट विद प्योर डॉर्फ रेसेसिव पी प्लांट. ठीक है, प्योर टॉल को प्योर टॉल नहीं लिखा है, टॉल लिखा है, डोमिनेंट है, जिसको प्योर और डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया गया. तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे. ठीक है, नाउ इफ वी सेल्फ क्रॉस द पी प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, वी ऑब्टेन पी प्लांट ऑफ F2 जनरेशन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या आंसर करना है. तो फर्स्ट है, तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, F1 में जितने ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे लिखेंगे, दे आर हेटेरोजाइगस टॉल. कैसे होंगे सर, हेटेरोजाइगस टॉल होंगे. सेकंड बी का देखिए क्या क्वेश्चन, स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू डॉर्फ प्लांट इन F2 जनरेशन. तो टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट का F2 जनरेशन में रेशियो क्या होगा, 3:1. बहुत आसान. सी है स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में किस तरह का प्लांट नहीं पाया जाएगा, F1 जनरेशन में डॉर्फ एक भी नहीं होगा.
जो भी होगा सब मीडियम हाइट का होगा, मीडियम हाइट का होगा। बट एपेरिक एक्सप्लेनेशन राइट द रीजन फॉर द, इसके पीछे रीजन यही है कि जो टॉल है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो डॉल्स है वो रिसेसिव ट्रेट है। जो डोमिनेंट ट्रेट का डेफिनेशन ये होता है कि ये वैसा ट्रेट है जिसमें कि जो एलील होंगे, जो जीन होगा, ठीक है, जो जीन होगा वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जो रेसेसिव ट्रेट होते हैं उनका जो जीन होगा यानी एलील होगा वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट, जो ऑपोजिट एलील होगा उन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से F1 जनरेशन में एक भी रेसेसिव कैरेक्टर की प्लांट्स डेवलप नहीं करेंगे। बस ये आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, दो मैग्नेट है, मैग्नेट का पोल तो नहीं बताया है और कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह दिखा रहा है, सबका एरो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो आपको कह रहा है इसमें कि आप मैग्नेट का पोल बताइए। तो सबसे पहले आप समझो स्टूडेंट कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एरो बता रहा है कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है। तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल होगा और ये भी क्या होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होता है, साउथ पोल में क्या होता है, मर्ज होता है। इसका मतलब ये नॉर्थ साउथ हो गया। तो एक तो बात ये हो गया। बी इसमें देख रहे हैं, एक आंसर हो गया, बी देख लेते हैं हम लोग। बी में क्या रहा है, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, आप समझिएगा, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कुछ इस तरह का जो कॉइल है, ठीक है, ये है सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट मूव कर रहा है। तो इसमें क्या है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा। पहला इसमें है फर्स्ट कि जब कॉइल का रेडियस बढ़ा दिया जाता है, नहीं फ्रेंड, जो रेडियस ऑफ द कॉइल होगा ना, रेडियस ऑफ कॉइल वो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कॉइल जितना मोटा होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतनी कम स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स, ऑब्वियस चीज है, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब बताया हुआ है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल में बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का। करंट का भी वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा होगा इस सर्कुलर कॉइल में उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यदि एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन दिखा देगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका और का क्वेश्चन देख लेते हैं। और वाला क्वेश्चन है, व्हाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर क्राउडेड टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों ज्यादा क्राउडेड होता है। याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। यानी जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर क्राउडेड आपको दिखेगा। यानी जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो मैं आपको बताया हुआ हूं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मैग्नेट के पोल पे होता है, ठीक है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर क्राउडेड दिखेगा, मैक्सिमम दिखेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से सैंपल पेपर थर्ड भी जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सैंपल पेपर फोर्थ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।